हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग यूनिट और मेजरमेंट पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो क्लास 9 का ये जो सब्जेक्ट होने वाला है वो क्या है? फिजिक्स है। तो फिजिक्स किसका पार्ट है? साइंस का पार्ट है। तो थोड़ा सा हम लोग साइंस पे चर्चा करेंगे और, है ना। तो साइंस जो वर्ड है, साइंस का हिंदी मीनिंग सभी लोग आप जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते हो तो आज देख लो। ये क्या है? विज्ञान। ठीक है, क्या है? विज्ञान। अब देखो, साइंस जो वर्ड है वो एक्चुअली लैटिन वर्ड से आया है। साइंस वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है, जिसका नाम क्या है? साइंसिया। ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? साइंसिया। और इसका मीनिंग जो होता है, साइंसिया का मीनिंग, जो लैटिन वर्ड साइंसिया है उसका मीनिंग होता है टू नो। तो इसका देखो यहाँ पे टू नो है। अब ये जो टू नो मतलब क्या है? जानना है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना। आप अपने बारे में जान लो, ये भी एक तरह का क्या है? साइंस है। अपने ब्रेन के बारे में जान लो, ये भी एक तरह का साइंस। अपने बॉडी के बारे में जान लो, ये भी एक तरह का साइंस है ना। सड़कें बन रही है उसके बारे में जान लो, वो भी एक तरह का साइंस है। तो दुनिया एक्चुअली साइंस से ही घिरा हुआ है, या ऐसा कह लो ये वर्ल्ड पूरा का पूरा किसके ऊपर चल रहा है? साइंस के ऊपर चल रहा है ना। कुछ थ्योरीज है जिसके ऊपर चल रहा है, और उन्हीं थ्योरीज को हम लोग पढ़ते हैं किसमें? साइंस में। अब साइंस में आप जानते हो कि सभी जगह इसका स्कोप है, हर चीज में। अगर आप बात करो, मेरे बगल में किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सपोज अभी एक कोई घर बन रहा है, तो उसमें 110% साइंस इन्वॉल्व है ना। तो साइंस के का जो महत्व है, साइंस का जो इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, वो बहुत है। ठीक है ना। आप बिना साइंस के अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते हो। जैसे ये ऊपर लगा लाइट, साइड में लगा लाइट, साइड में लगा लाइट, सामने में लगा कैमरा, और आप जिस डेस्कटॉप या मोबाइल फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं वो फ़ोन, ये बिना साइंस के पॉसिबल नहीं था। चलो, तो इतना तो समझ आ रहा है कि बिना साइंस के हम लोग अब का खास करके सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और सर्वाइव करने के लिए आपको साइंस के ऊपर हर हाल में डिपेंड होना पड़ेगा। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे कि साइंस कहते किसको है, साइंस का डेफिनेशन क्या बन सकता है ना। तो साइंस में बेसिकली हम लोग क्या है, साइंस का डेफिनेशन हम लोग कैसे बनाएंगे? सिंपली सोचो आप, तो आपको मिलेगा कि होता क्या है कि किसी चीज़ को हम लोग देखते हैं, है ना। अभी किसी चीज़ को देखे, जैसे चलो बात करते हैं, इस चीज़ को देखा हम लोगों ने, ये गिरता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन के बाद इसको क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट को लगातार करते हैं, एक्सपेरिमेंट से बहुत सारा कंक्लूजन निकालते हैं, इसी को तो हम लोग साइंस कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ का स्टडी अगर हम लोग सिस्टमेटिक वे में करते हैं तो वो क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। द स्टडी ऑफ थिंग्स इन अ सिस्टमेटिक वे इज नोन एज साइंस। ठीक है, या फिर बहुत तरह के डेफिनेशन दिए जा सकते हैं साइंस के लिए। क्लियर है ना। तो हम लोग अब डेफिनेशन देखेंगे साइंस का कि क्या होता है इसका डेफिनेशन। चलो, तो आते हैं अब डेफिनेशन पे। क्या कहता है डेफिनेशन? देखो, डेफिनेशन ध्यान से देखेंगे कि नॉलेज विच गेन्ड ह्यूमन बीइंग इज गेन्ड। ठीक है, जो हम लोग मानव जाति है, मतलब जो हम लोग ह्यूमन बीइंग है, वो उन्होंने क्या किया? अब देखो, ये कलेक्टिव इफेक्ट है ना, कलेक्टिव एफर्ट कह सकते हैं इसको। आज से कम 1000-1500 साल पहले ही शुरू हो गया था सारा कुछ। गैलीलियो से लेके, न्यूटन से लेके, टाइको ब्राहम से लेके, इन सभी लोगों का क्या है, बहुत इफेक्टिव रोल रहा है ना। सोचो, आज हम जिन चीज़ों को अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, ध्यान समझेंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जिन चीज़ों को आज अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, वो 1500 साल पहले आज से उन्होंने सोचा और उसको करेक्टलीफाई, एकदम, है ना, एकदम 100% एक्यूरेट एक थ्योरी बना के हम लोगों को दिया। तो सोचो वो लोग कितने आगे थे हम लोगों से, है ना। तो चलो, उसका चर्चा बाद में हम लोग कर लेंगे। फिलहाल ये सोचो कि एक्चुअली उन्होंने बोला क्या। अगर उसी सभी बातों को हम लोग समझ जाए तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। चलो देखते हैं क्या कहा उन्होंने। कहा कि द नॉलेज विच ह्यूमन बीइंग इज गेन्ड, जो बहुत सारे नॉलेज है, बहुत सारे चीज़ों को हम लोग जान पाए थ्रू, किसके थ्रू जान पाए? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन। जैसे ये देखो, ये अगर गलती से गिरा तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, इसको हमने ऑब्जर्व किया, अब इसी को बार बार हम लोग दोहरा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? हमारा एक्सपेरिमेंट है, सिस्टमेटिकली। मतलब ऐसे नहीं कि एक्सपेरिमेंट कभी जैसे तैसे नहीं होता है। अगर कभी आपको लैब जाने का सौभाग्य मिला है तो आपको वहाँ पता चला होगा कि पहले ये काम, उसके बाद ये काम, उसके बाद ये काम, है ना। तो सिस्टमेटिकली, ऐसा नहीं कि हम लोग पहले सुबह उठते हैं तो, है ना, खाना खाते हैं उसके बाद ब्रश करते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। वो सिस्टमेटिकली नहीं है। तो सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। मतलब किसी भी चीज़ को, है ना, जो ह्यूमन बीइंग ने जाना, किसके बेसिस पे? किसके थ्रू? तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू। और किसके थ्रू? एक्सपेरिमेंट के थ्रू, है ना। तो एक सिस्टम के थ्रू ये सब काम हुआ, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट एक सिस्टम के थ्रू हुआ। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। जो हम लोगों ने जाना, मतलब जो नॉलेज हमारे पास आया, किसके थ्रू आया? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आया। और ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट कैसा था? सिस्टमेटिकली था। तब हम लोग इसे क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और स्टडी ऑफ एनीथिंग इन अ सिस्टमेटिक वे, किसी भी चीज का स्टडी कर लो आप,
चाहे ये देखो स्केच है मेरे हाथ में, इस स्केच को हम क्या करें, इस स्केच को हमें प्रोडक्शन करना है ना, इस स्केच का प्रोडक्शन करना है, बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके लिए रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल के बाद ऐसा साइज शेप देना पड़ेगा, साइज शेप के बाद और भी इसमें क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत होता है उन चीज़ों को मंगवाना पड़ेगा, फिर उसे असेंबल करना पड़ेगा। असेंबली मतलब होता है इसको एक शेप देना है ना, सब कुछ, सब चीज़ों को, जितने भी पार्ट्स है सबको ऐड करना, तो असेंबल करना पड़ेगा, फिर इसका पैकिंग होगा, फिर इसका टेस्टिंग होगा, फिर इसके ऊपर ये ब्रांड का नेम छपेगा, उसके बाद ये मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाने के बाद क्या होगा, इसे डिस्ट्रीब्यूटर लेंगे। तो ये सब क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप है। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, साइंस हो गया, है ना। तो किसी भी चीज को बनाना, किसी भी चीज को पढ़ना, किसी भी चीज को समझना एक सिस्टमेटिक वे में क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। क्लियर है। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि साइंस क्या है और ये कहां से आया और इसका मीनिंग क्या होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब बात करते हैं साइंस के ब्रांचेस के बारे में। तो बेसिकली साइंस के दो ब्रांच होते हैं, ठीक है ना। पहला जो होता है वो क्या है अपने पास, फिजिकल साइंस। ध्यान से समझेंगे, पहला जो ब्रांच है वो क्या है, फिजिकल साइंस, और दूसरा जो ब्रांच है वो क्या है, बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस क्यों, है ना, बीच में एक और आना चाहिए था, मेरे मन में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में साइंस को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है जो अपना फिजिकल साइंस, दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम लोग नॉन लिविंग चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल साइंस। आप इसे नोट भी कर सकते हो। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस को फर्दर दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, यानी फिजिकल साइंस के दो और ब्रांचेस हैं। जैसे जैसे क्या क्या आपके पास आएगा, नंबर 1 में आएगा आपके पास फिजिक्स, और नंबर 2 में क्या आएगा, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग नॉन लिविंग चीजों के बारे में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी नॉन लिविंग चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस वैसा ब्रांच होगा साइंस का जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे, लिविंग थिंग्स को। जैसे इंसान का बॉडी हो गया, है ना, जानवर का बॉडी हो गया, किसी भी चीज़ का बॉडी जो लिविंग थिंग्स है, पेड़ पौधा, है ना, तो उसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल साइंस कहलाता है। जिस प्रकार से फिजिकल साइंस का दो पार्ट था, दो ब्रांच था, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक उसी प्रकार बायोलॉजिकल साइंस का भी दो पार्ट है, ठीक है ना। एक होता है अपने पास क्या, जूलॉजी, और दूसरा होता है बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, जूलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं जानवर, इंसान, है ना, इन सब के बारे में। और बॉटनी क्या है, बॉटनी है जो ट्रीज के बारे में होता है, स्पेशली पेड़ पौधों के लिए होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनी। और जूलॉजी में जानवरों के बारे में, यानी एनिमल का स्टडी करेंगे जिसमें जूलॉजी बोला जाएगा, और बॉटनी जिसमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। दोनों पार्ट इज द बायोलॉजी, बोथ आर द पार्ट ऑफ द बायोलॉजी। और ये क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को कंबाइन जब कर देते हैं, है ना, कलेक्टिवली क्या कहलाता है, फिजिकल साइंस कहलाता है। आप एक एक बात को नोट करते जाएंगे साथ ही साथ, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो हम लोग भी आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे फिजिक्स क्या होता है और कहाँ से आए ये वर्ड, ठीक है, नोट करें। चलो तो अब हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया, सबसे पहले ये, उसके बाद इसमें हम पढ़ते क्या है ये चीज़, ठीक है ना। तो फिजिक्स जो वर्ड है वो आया है फ्यूसिस से, ठीक है ना, फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस। ये जो वर्ड है ना, ना ये इंग्लिश है ना इंडियन है, ये कौन सा वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ना। और फ्यूसिस का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, नेचर। फ्यूसिस का मीनिंग क्या होता है, नेचर होता है ना। तो जो फिजिक्स है वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, नेचर से। तो इसी के बेसिस पे हम लोग इसको डिफाइन भी करते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा, फिजिक्स वैसा ब्रांच होगा साइंस का जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन के बारे में अगर पढ़ें तो वो सब्जेक्ट क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। यानी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है। तो हम अब इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन कहता है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डिवोटेड टू स्टडी, ठीक है ना, द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डिवोटेड टू स्टडी द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिक्स बोलेंगे। अब ये सवाल आता है फिजिक्स सर वर्ड एक्चुअल में किन्होंने चुना, कौन थे वो जो चुना, ठीक है ना। तो 350 BC में एक एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे, एरिस्टोटल,
है ना। इन्होंने ये नाम सबसे पहले सजेस्ट किया था, ठीक है। एरिस्टोटल एक्चुअल में ये बायोलॉजिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, तो यही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या नाम दिया था, फिजिक्स को सजेस्ट किया था। जैसे मतलब नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में जो पढ़ेंगे उसका नाम हम लोग फिजिक्स रखेंगे, है ना। तो ये नाम उन्हीं के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा? एरिस्टोटल के द्वारा। एनिशिएंट साइंटिस्ट थे ये, 350 BC का बात है ना, बहुत पुराना बात है, ठीक है। तो इन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था। ओके, अब फिजिक्स को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया, ठीक है ना। फिजिक्स को कैसे फर्दर कैटेगराइज किया गया? तो ये देखो, फिजिक्स को ना टाइम के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया गया। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो आप? कहना ये चाह रहे हैं हम कि जो फिजिक्स है उसको 1900 AD तक जो भी चीज़ें आई फिजिक्स में ना, नेचर के बारे में जिन जिन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा वो 1900 AD से पीछे, और या तो 1900 AD तक और आफ्टर 1900 AD, है ना। इसको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। ध्यान से समझे। अभी 1900 ईस्वी तक जो भी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा, ठीक है, उसे हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। अप टू कब तक? 1900 AD तक। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स, है ना, क्लासिकल फिजिक्स। या फिर इसे एक और नाम दिया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जनरल फिजिक्स, है ना। एक और नाम दिया गया है इसका जिसका नाम है न्यूटनाइन फिजिक्स, और न्यूटनाइन, है ना, न्यूटनाइन फिजिक्स। और ये देखो, ये 1900 AD के बाद, 1900 ईस्वी के बाद जो भी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा, जिन जिन चीज़ों को हम लोगों ने सीखा उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। या फिर इसका एक और नाम दिया जाता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, है ना। तो आप डिफाइन कर सकते हो। आप अलग से कैसे लिखोगे? आप कैसे लिखोगे? तो आपको लिखने के लिए सबसे अच्छा कि फिजिक्स को कैटेगराइज कर रहे हैं, तो पहला क्या लिखोगे आप? क्लासिकल फिजिक्स इधर, है ना, क्लासिकल फिजिक्स। और इधर क्या लिखोगे आप? इधर लिखोगे मॉडर्न फिजिक्स, है ना। इसको क्या लिखोगे? मॉडर्न फिजिक्स। अब क्या होगा? इसके नीचे आपको लिखना होगा, है ना, कि द फिजिक्स या फिर द डिस्कवरी या फिर द नॉलेज, है ना, विच इज गेन्ड बिफोर 1900 AD, है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे। और मॉडर्न फिजिक्स किसे कहेंगे? तो मॉडर्न फिजिक्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें जो भी नॉलेज हम लोगों ने 1900 AD के बाद गेन किया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडर्न फिजिक्स, है ना। मॉडर्न फिजिक्स का एक और नाम है क्वांटम फिजिक्स, और भी बहुत सारे नाम से इसे जाना जाता है ना। तो सभी नाम को हम लोग लिखेंगे। चलो एक बार ट्राई करते हैं और लिखते हैं इन सब चीज़ों। तो डेफिनेशन कुछ ऐसा बनता है कि द नॉलेज ऑफ फिजिक्स विच एक्यूमुलेटेड अंटिल अबाउट द ईयर 1900 AD इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स का अगर बात करें तो द नॉलेज ऑफ फिजिक्स विच एक्यूमुलेटेड आफ्टर द 1900 AD, है ना, इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। एक्चुअली ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है, एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन नहीं है इसमें, है ना। हुआ क्या था, उन सब अगर बातों पे जाना चाहें तो एक्चुअल में ये हुआ था कि 1896 में, है ना, 1896 AD, मतलब 1896 में क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने किसका डिस्कवरी किया? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जे थॉमसन, आप सभी जानते हो। जे थॉमसन ने किसका डिस्कवरी किया? इलेक्ट्रॉन का। और उस इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद फिजिक्स का रंग रूप बहुत हद तक बदल गया, ठीक है ना। जब तक इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था तो फिजिक्स कुछ और मतलब से चल रहा था, किसी और तरीके से चल रहा था। लेकिन इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद ऐसा कुछ यूं हुआ कि फिजिक्स का जो पढ़ने का तरीका था वो बहुत बदल गया। एक्चुअली में बहुत इफेक्ट डाला गया फिजिक्स के ऊपर। तो उसके बाद ये चीज़ें बदलने लग गई। जैसे हम लोग आजकल जो देख रहे होते हैं LED टीवी, LED स्क्रीन, या जो भी है आपके पास जो टीवी है, सिंपली टीवी है ना, कलर, ब्लैक एंड वाइट, इन सभी टीवी में किसका यूज करते हैं हम लोग? एक CRT होता है, CRT, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड रे ट्यूब, या फिर उसे डिस्चार्ज ट्यूब भी बोला जाता है। तो वो सब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद ही पॉसिबल हो पाया। जो भी आज चीज़ देखिए, जैसे LED हमारे पास है ना, लाइट इमिटिंग डायोड, तो ये सब किसके कारण है? इसके डिस्कवरी के कारण ही हो पाया, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के कारण ही हो पाया, है ना। तो इसीलिए उसके बाद का फिजिक्स थोड़ा सा बदल गया और उससे पहले का फिजिक्स थोड़ा सा बदला था। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद जो भी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा वो क्या कहलाया? मॉडर्न फिजिक्स कहलाया। और उससे पहले जिन जिन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। इस क्लासिकल फिजिक्स में इसके जो फादर बोले जाते हैं उसे न्यूटन, है ना। एक्चुअली न्यूटन को तो फादर ऑफ फिजिक्स ही बोला जाता है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स का पर्टिकुलरली बात करें तो ये क्या है? इसके फादर न्यूटन। और मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन होंगे? अपना आइंस्टाइन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन।
जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो आप इसके नीचे लिख भी सकते हैं द फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इज न्यूटन एंड द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज क्या, अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्लियर। अब हम लोग ये जान चुके हैं कि साइंस कहाँ से आया है ना, साइंस के कितने पार्ट्स हैं और फिजिक्स किसे कहते हैं, है ना। केमिस्ट्री का भी आप डेफिनेशन देखोगे केमिस्ट्री वाले क्लासेस में, है ना, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन और केमिकल्स एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, वो केमिस्ट्री कहलाता है। बायोलॉजी में भी कुछ वैसा ही होगा। तो फिजिक्स का डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना। उसके बाद फिजिक्स के कितने पार्ट्स हैं उसको भी हम लोग जान लिया। एक्चुअली फिजिक्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है ना, एक कौन सा, न्यूटनाइन फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स, या जनरल फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स, या फिर क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, अब इसके बाद फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ और चीज़ों को जानना जरूरी होगा। जैसे उसमें से पहला जो है, सबसे फर्स्ट वन, वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए किसी चीज़ का तो हेल्प, बहुत सारी चीज़ों का हेल्प लेना पड़ेगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इमेजिन करो कि हमें क्या करना है, एक इसको, है ना, इसके लेंथ को मेजर करना है, मतलब ये कितना है ना, इसको मेजर करना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या है, बट ये क्या है, क्या, तो ये कहोगे आप लेंथ है सर, क्या पूछ रहे हो, ये बहुत बचकाना सा सवाल है। ये देखो, इसको मेजर करना है, तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक सर लेंथ है, और क्या है, तो लेंथ क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, जिसे नेचर में होने वाले फिनोमिना को हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। फिर से समझे, जैसे अब मान लो आप दौड़ रहे हो, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए, आप दौड़ने लग गया, ठीक है। तो दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, आपसे कोई पीछे निकल गया, है ना, आप पीछे रह गया कोई, आप आगे निकल आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उससे तेज दौड़ रहे थे, यानी आपका स्पीड उसके स्पीड से क्या था, ज़्यादा था। इसका मतलब ये जो स्पीड है, ये जो आप फिनोमिना बता रहे हो ना, आगे निकलने वाला, ये घटना है ना, उस टाइम का एक इवेंट है ये, कि आप आगे निकल गए और वो पीछे रह गया। जैसे सोचो आप नहीं, आपके जगह पे उसैन बोल्ट और बहुत सारे बहुत अच्छे जो रेसर हैं ना, वो दौड़ रहे हैं, तो उसैन बोल्ट उसमें से सबसे आगे निकल गया, तो आप क्या कहोगे कि द स्पीड ऑफ उसैन बोल्ट इज ग्रेटर देन ऑल। तो स्पीड जो टर्म लाया आपने, ये कहाँ से लाया, है ना, तो ये है क्या, तो दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी वो होगा जो फिजिक्स के फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में हम लोगों का हेल्प करेगा। क्लियर है, या जिसके हेल्प से हम लोग फिजिक्स के फिनोमिना को एक्सप्लेन करेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर। और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना पड़ता है, हम लोग इस पे भी आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। तो फिजिकल क्वांटिटी एक वैसा क्वांटिटी होगा जिसके हेल्प से हम लोग नेचर के लॉ को, या फिजिक्स के लॉ को, या फिर जो जिसको भी नेचर में होने वाले चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। चलो, तो अब डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को और लिखते हैं उसको। तो बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का। तो ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स, है ना, वैसे सभी क्वांटिटी जिसके टर्म में फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन किया जा सके, डिस्क्राइब किया जा सके, ठीक है ना, जिसे डिस्क्राइब किया जा सके, एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी। एक स्पेशल टर्म जोड़ा गया है, ध्यान दो, हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी, है ना, मतलब मेजरमेंट भी बहुत ज़रूरी होगा। वैसे भी अगर लेंथ को जब मेजर ही नहीं किया जाए तो उसका मतलब क्या रह जाएगा, स्पीड को जब मेजर ही नहीं किया जाए तो उसका मतलब क्या रह जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी जितने भी होंगे उनको मेजर करना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है ना। तो देखो, जिसका मेजरमेंट भी नेसेसरी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ होगा जिसके कारण या जिसके हेल्प से हम लोग फिजिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। यानी बिना फिजिकल क्वांटिटी को आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो। अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, आप जानते हो फिजिकल क्वांटिटी को, तभी आप फिजिक्स के फिनोमिनन को या फिर नेचर के फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। तो आप इसको नोट भी साथ साथ करते चलेंगे। ये डेफिनेशन है किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। और फिजिकल क्वांटिटी फर्दर आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी कितने पार्ट, दो पार्ट, यानी टाइप कितने हैं, दो। तो फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप, पहला जो होगा वो होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एंड दूसरा जो है वो है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। पहला क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा क्या है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। अगर इन दोनों के बाद भी कुछ टाइम बाद एक और क्वांटिटी जोड़ा गया जिसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये तीन क्वांटिटीज हैं, तीन टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अगर फंडामेंटल का बात करें तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, डिराइव को कैसे डिफाइन करेंगे और सप्लीमेंट्री को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सुनते रहें बहुत गौर से, बहुत काम की बात है ये सब।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का एक और नाम दिया गया है ना। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, तो बेसिक है ना। फंडामेंटल और बेसिक वही है, लगभग लगभग दोनों क्या है, सेम वर्ड है। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी बोला जाता है। तो समझे फंडामेंटल किसको बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होगा जो किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। गॉट इट, फिर से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होगा जो किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आप खुद अपने आप को देखो, ठीक है ना। तो आप क्या अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, नो सर। किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, अपने मम्मी पापा के ऊपर, है ना। तो इसका मतलब यू आर द नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या यू आर द नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आप क्या, इसका मतलब डेराइव्ड हो, बिल्कुल, है ना। तो जो किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो डेराइव होता है। बट जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, खुद पे डिपेंड करता है जो, है ना, वो क्या कहलाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है या बेसिक क्वांटिटी कहलाता है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम डेराइव्ड का बात करते हैं तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उसे बोलेंगे जो फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम लोग उसको बोलेंगे जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये देखो, आप कह सकते हो कि सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होगा जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये वैसा क्वांटिटी होगा जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करता है। तो सर ये सप्लीमेंट्री का क्या रोल है, तो दो वैसे क्वांटिटी थे, एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। इन दोनों को सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अंदर रखा गया, ठीक है ना। एंगल और सॉलिड एंगल, बस इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे कि एंगल और सॉलिड एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर, चलो तो बात कर लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। सर तो ये बेसिकली 7 तरह का होता है, यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। दुनिया में 7 ही ऐसा क्वांटिटी है जो फंडामेंटल है, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। फिर से सुने, क्या कह रहे हैं हम, कि दुनिया में 7 ही वैसा क्वांटिटी है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करके खुद के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। किसके ऊपर डिपेंड कर, खुद के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उन 7 को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और उन 7 के अलावा, और इन दोनों के अलावा, है ना, ये जो सप्लीमेंट्री एंगल और सॉलिड एंगल को छोड़ दिया जाए तो उन 7 के अलावा जितने भी दुनिया में क्वांटिटीज है, स्पीड है ना, डेंसिटी है, जो भी आप जानते हो, इन 7 के अलावा इसको छोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा, वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। तो एक बारी बारी से सबको डिफाइन करते हैं और उसके बाद इस पे और चर्चा करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन पे, है ना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलेंगे जिसमें क्या होगा, द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये बेसिकली 7 होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है, 7। नंबर 1 में अगर बात करें तो लेंथ, है ना, पहला क्या है, लेंथ। दूसरा क्या है, मास। तीसरा क्या है, तीसरा बताओ, टाइम। लेंथ, मास, टाइम। चौथा बताओ, टेम्परेचर, है ना, चौथा टेम्परेचर। पांचवा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और छठा क्या है, छठा इज द, बताइए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सातवां क्या है, सातवां बता दो सब लोग, लास्ट वन, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, है ना, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी। तो ये जो 7 क्वांटिटीज है ना, ये फंडामेंटल है, मतलब ये कहीं और से आ नहीं सकता, ये एब्सोल्यूट है अपने आप में, ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये खुद के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक। इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे आप कहते हो कि सर फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ना, ये इसको एब्सोल्यूट और बेस भी बोलते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया। अब बेस बोलते हैं, जिसका रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि आप एक फंडामेंटल क्वांटिटी से किसी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी को प्राप्त नहीं कर सकते हो, ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। नंबर 1, दुनिया में जितने भी क्वांटिटी हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी का बात हो रहा है, जितना दुनिया में जितने भी डेराइव्ड क्वांटिटी है, उन सभी को फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। दुनिया में जितने भी डेराइव्ड क्वांटिटी, अभी नहीं पता हमें कि क्या है डेराइव्ड क्वांटिटी, लेकिन ये पता है कि दुनिया में जितने भी डेराइव्ड क्वांटिटी है, उन सभी को फंडामेंटल के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो उन सभी पॉइंट्स को भी एक बार लिख देते हैं, उसके बाद सभी को आप जरूर नोट करेंगे। तो ये रहे कुछ फैक्ट्स, ठीक है ना। ऑल द क्वांटिटीज मे बी मेजर्ड इन, फिर मे बी एक्सप्रेस, तो ये रहे कुछ फैक्ट्स। ऑल द क्वांटिटीज मे बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट क्या है, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, और कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और तीसरा क्वांटिटी, फंडामेंटल को हम लोग एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं या फिर बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो एक बार आप कंप्लीट नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसका, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। पॉज करो और जल्दी से नोट करें इसको।
नोट्स आप जरूर लिखते जाएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो आईटीज़ वगैरह का तैयारी कर रहे होते हैं, नीट का तैयारी कर रहे होते हैं, उनसे भी क्या गलती होता है कि वो पढ़ते तो जाते हैं लेकिन नोट्स नहीं रखते, ठीक है। और सडन जब एग्जाम का टाइम आता है, तो जब रिविजन करने का बारी आता है, उस टाइम उन्हें कुछ जब पता नहीं चल रहा होता है तो नोट्स खोज रहे होते हैं, और उस टाइम अजीब अजीब एक्सप्रेशन, हिंदी सीरियल्स का एक्सप्रेशन देने लग जाएंगे, आ जा ऐसा कुछ करके, है ना। तो आप ये गलती ना करें, आप नोट्स लेते जाएंगे, साथ में सभी चीज़ों को नोट करते जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपका बनाया नोट्स आप चाहे तो और उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, जो मैंने बोला और लग रहा है आपको कि नहीं ये पॉइंट रखने वाला है, इसे नोट करने वाला है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पढ़ना है, और बाद में जब रिविजन का बारी आएगा तो आपको बहुत ज़रूरत होगा इस नोट्स का, ठीक है। तो आप नोट्स जरूर बनाते चले साथ साथ, और उसका हेल्प आपको आगे मिलेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और डेराइव्ड क्वांटिटी का बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। ये सिंपली मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। मतलब बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मिला के हम लोग नए नए फिजिकल क्वांटिटी डेवलप करते हैं, ठीक है। और वो सभी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाता है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो स्पीड। तो स्पीड में किसका किसका कॉम्बिनेशन है, एक तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ है, याद रखें ये सब चीज़ें, आप आपस में कंफ्यूज मत होना। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लेंथ होता है, तो लेंथ तो फंडामेंटल है। और टाइम, डिस्टेंस और टाइम का कॉम्बिनेशन यानी लेंथ और टाइम का कॉम्बिनेशन, और लेंथ और टाइम को हमने मिलाया तो हमें क्या मिला, स्पीड। इसका मतलब क्या है, दिस इज द डेराइव्ड। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी को ले लो, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है, ठीक है, गॉट इट। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का क्या है, लेंथ है। तो लेंथ और टाइम को फिर से मैंने मिलाया तो क्या मिला, वेलोसिटी मिल गया। एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन वैसे ही लेंथ और टाइम को दो बार मैंने मिलाया तो वो मिल गया। तो जितने भी क्वांटिटीज हैं इन सात को छोड़ के, है ना, वो सारे के सारे क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम लोग उसको कहेंगे जिससे रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत पड़ता है। जैसे द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी, है ना, बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो क्या, तो एग्जाम्पल के लिए स्पीड, तो स्पीड को देखो, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन 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 टाइम, ठीक है ना। ये कैसेट्स फंस रहे हैं इसलिए बार बार अपॉन अपॉन हो गया स्पीड। उसके बाद वेलोसिटी ले लो, वेलोसिटी, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, शायद आपको पता नहीं होगा, आपने सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर देखा होगा या नहीं, बहुत बच्चे नहीं भी देखे होंगे, बट जिन्होंने देखा है ना, तो उसमें क्या होता था कभी कभार कि वो जो सीडी डिस्क होता था ना, है ना, कैसेट जिसको कहते थे, वो अंदर जाके फंस जाता था, है ना, या फिर अच्छे से मूव नहीं कर रहा होता है, उसमें स्क्रैचेस आ जाने के कारण वो साउंड ना ऐसे होते थे, अपॉन 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 अपॉन, अगर फंस गए कहीं पे तो एक ही वर्ड को 20 बार रिपीट कर रहा है ना। तो वेलोसिटी, चलो आ जाते हैं मुद्दे पे। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है, और डिस्टेंस भी क्या है, लेंथ है। बिल्कुल 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 सही बात है। तो ये कह सकते हो कि सर दोनों तो लेंथ ही है, और टाइम, तो यानी देखो लेंथ और टाइम का कॉम्बिनेशन स्पीड भी देता है, लेंथ और टाइम का कॉम्बिनेशन वेलोसिटी भी देता है। और भी कुछ बात कर ले अगर, तो जैसा डेंसिटी आप जानते होगे थोड़ा बहुत, है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास 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 बाई वॉल्यूम, है ना। तो अब सर मास तो ठीक है, लेंथ मास और टाइम टेम्परेचर ये तो मास तो आता है, वॉल्यूम नहीं आता है। तो आप इसे छोटा तो कर सकते हो ना, मास, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लीकेशन, तो L इंटू बी इंटू एच। सर अभी भी कहाँ आया, लेंथ तो ठीक है ना, लेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो मेरे को बेस में है और हाइट में है, ब्रेथ में और हाइट में है, ठीक है। तो भाइयों बहनों ये देखो ध्यान से, है ना, मान लो ये एक रेक्टेंगल है ना, तो यहाँ पे देखो ये इसका क्या कहलाएगा, हाइट, तो हाइट तो है एक तरह का लेंथ ही ना, है ना। अच्छा ये क्या कहलाएगा, ब्रेथ, तो ये भी एक तरह का लेंथ ही तो है, प्रॉब्लम कहाँ है ना। और अगर आप बात करो हाइट का, लेंथ का, ब्रेथ का, है ना, तो ब्रेथ मतलब अगर सोचो ये ऐसा कुछ रहा होगा, है ना, तो आप इसको देखो लेंथ ले सकते हो इसको, सर ये वाला हमारा लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट। तो देखो लंबाई चौड़ाई और मोटाई, या लंबाई चौड़ाई जो भी बोलते हो, है ना, ये तीनों चीज आपस में एक तरह का क्या है, लेंथ है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सर मास अपॉन लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी 3 बार लेंथ ही तो है। मतलब आप ये भी जो डेंसिटी है इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर दिया आपने, है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो, मास अपॉन लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है ना।
तो ये देखो डेंसिटी भी क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया। तो ऐसे जितने भी सारे क्वांटिटी है सभी को एक्सप्रेस किया जा सकता है, और जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स सीखेंगे तो ये सब चीज़ें आप खुद कर लोगे, है ना, इसमें कोई परेशानी नहीं होता है। आप इसे नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया था फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में और डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो जितने भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, उसके बिसाइड, ठीक है, उसके अलावा 2 और क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है, जिसे हम लोग क्या क्या कहते हैं, एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है ना। एक क्या है एंगल और दूसरा क्या है सॉलिड एंगल। तो एंगल और सॉलिड एंगल क्या होगा, ध्यान से देखिए। एंगल का एक और नाम दिया जाता है प्लेन एंगल भी, प्लेन एंगल, ठीक है। तो प्लेन एंगल किसे कहेंगे, 2 लाइन, है ना, 2 लाइन लो या सिंपली एक लाइन लो। पहले चलो इनिशियल पॉइंट ये वाला लाइन है, ये रे है, चलो आपके पास क्या है, रे है। आप इसे क्या कहते हो, घुमाते हो, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस क्वांटिटी का जरूरत पड़ता है हमें, वो क्या कहलाता है, एंगल, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस क्वांटिटी का जरूरत पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल। और सॉलिड एंगल का अगर बात करें तो सॉलिड एंगल सॉलिड बॉडीज के लिए अप्लाई होता है। सॉलिड बॉडीज लाइक क्या, जैसे आपने देखा होगा आइसक्रीम खाया हो, कोन वाला आइसक्रीम सभी लोग खाते हैं, है ना। तो उसमें भी आप सॉलिड एंगल को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। या फिर आप कभी वाटरमेलन के पास, ठेले वाले के पास गए होंगे, है ना, तो वो कुछ काट के ऐसे निकाल के दे देता है ना, ऐसे चाकू उसके अंदर डाला, ठीक है, एक ट्रायंगल बना के काट के अंदर से बिल्कुल निकाल दिया, कुछ ऐसा, ठीक है। ये दिख रहा है, तो ये देखो आप इसके शायद अच्छे समझ पाओ, है ना। ये देखो आपको सॉलिड जैसा दिख रहा है कुछ, इसमें 4 कॉर्नर है, एक कॉर्नर देखो इधर से, एक कॉर्नर इधर से, एक कॉर्नर इधर से, एक कॉर्नर इधर। तो ये अलग अलग कॉर्नर सभी जाके किसी एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं। तो इसको जब रिप्रेजेंट करने का बारी आएगा तो हम लोग किससे करेंगे, सॉलिड एंगल से। और ये इसको प्लेन एंगल को, यानी ये तो किसी लाइन को, किसी रे के रिवॉल्यूशन को बताता है, ठीक है। तो एक बार सबको हम लोग इसको भी डिफाइन करते हैं, किसको, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को, जिसमें 2 चीज़ें हैं, एंगल और प्लेन एंगल, और दूसरा कौन है, सॉलिड एंगल। चलो तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या था, बिसाइड द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा, ठीक है ना, 2 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को डिफाइन किया गया, जो कुछ इस प्रकार है। एक प्लेन एंगल है, दूसरा सॉलिड एंगल है। बस अभी आप इतना ही जानो, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। प्लेन एंगल के बारे में तो आपको पता है, और ये सॉलिड एंगल अभी आपको 5-6 साल पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉलिड एंगल, बस हमें ये जानना है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, जिनके दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी रखे गए हैं उन कैटेगरी में। पहला कौन है, एंगल और प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल है, ठीक है। इसे आप नोट कर ले। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे मेजरमेंट में, है ना, मेजरमेंट में घुसेंगे। या फिर हम लोग ये भी चर्चा कर सकते हैं अगली क्लास में कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट और करते हैं, और उसके यूनिट के बारे में, है ना। तो अगले क्लास में मेजरमेंट में एंटर करने वाले हैं, और उसके बाद बात करेंगे कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को कैसे यूनिट को लिखते हैं, यूनिट यानी यूनिट उसको लिखने का कोशिश करेंगे।